नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बच्चा पार्टी। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मुद्रा और साख। अर्थशास्त्र का आपका बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो ये चैप्टर देख सकता है। इसका आज हम वन शॉट करने वाले हैं, ठीक है। डिटेल में जानेंगे, शुरू से लेके एंड तक जो है इस चैप्टर को आपको देखना है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही सरल चैप्टर है बेटा। थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ोगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। बैठे ही बैठे कुछ नहीं करना, बस आपको सुनना है मेरे को, ठीक है। चलिए तो शुरू कर देते हैं अपने चैप्टर को। तो चैप्टर की मैं बात करूं तो हमेशा आपसे बोलता हूं कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेटा चैप्टर के हमेशा नाम पे जाओ। चैप्टर का नाम क्या है? मुद्रा, यानी कि मनी, पैसा। भैया पैसे का खेल है यार, ठीक है। और भैया साक्षी में बात करूं, ये क्या है? क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। अब ये क्रेडिट क्या होता है इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। पैसा क्या होता है इसे भी हम डिटेल में जानेंगे। तो पैसे का मतलब ऐसा बताने की जरूरत तो है नहीं भैया, बिना पैसे के कुछ भी है ही नहीं यार। आप दिन भरे में कितनी पैसों का लेन देन कर लेते होंगे। आप जाते हो, मान लो कुछ बच्चे जो होंगे ऑटो से जाते होंगे, बस से जाते होंगे, पैसे देते होंगे उससे, ठीक है ना। फिर स्कूल में जाके कुछ चीजें वगैरह खाते हो आप लोग, तो भैया फ्री में थोड़ा ना देता होगा, पैसे देते होगे आप, ठीक है। जैसे मम्मी, जब आप घर पे आ जाते हो, मम्मी काफी सारे सामान वगैरह मंगाती हैं बाजार से, सब्जी मंगाती हैं, राशन के सामान मंगाती हैं, तो वो आपको पैसे देती हैं। फिर आप पैसे लेके जाते हो बाजार में। तो वो ये जो पैसे दे रहे होते हो, वो जो पैसा दे रहे होते हो ना, वो क्या है भाई? वो मुद्रा हो गई, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट की मैं बात करूं, साख की मैं बात करूं, ये थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म है, ये भी एक मुद्रा का ही हिस्सा है। जैसे मान लो आपने अपने दोस्त से उधार लिए 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए उधार दिए और आपने कहा बोला कि मैं ना फ्यूचर में मान के चलो, अब मैं तेरे को ना 15-20 दिन में जो है वो उधारी वापस लौटाऊंगा। वो मिलती नहीं है कभी, मेरे को पता है, लेकिन वो आप वो बोलते हो ना, एक वादा करते हो कि मैं आप तुम्हें फ्यूचर में दूंगा। मुझे आज 100 रुपए की जरूरत है, मैंने अपने दोस्त से ले लिए और फिर मैं बोलता हूं मैं तुम्हें फ्यूचर में, भविष्य में दूंगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। तो ये भी क्या है? एक पैसा हो गया। या फिर एक काम करो, आप बहुत बारी करते होगे, दुकान पे जाते होगे, दुकान पे जब जाते होगे आपने कोई चीज ले ली, मान के चलो आपने 20 रुपए का बिस्किट का पैकेट ले लिया। अब आप उनसे बोलोगे कि भैया मैं आपको पैसे ना 15 दिन बाद दूंगा। तो चीज तो आपके हाथ में है ना, आपने पैसे नहीं दिए लेकिन आपने उधार कर दिया। तो ये क्या है? ये भी एक टाइप का क्या है? पैसा है, ठीक है ना। चीज मिल रही है आपको। तो ये है भाई, ये हो जाता है हिस्सा साख का, क्रेडिट का। तो इसी के बारे में जो है हम जानकारी लेने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो मुद्रा और साख, ठीक है। चलिए तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि भाई वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। तो इसका मतलब होता यह है कि भैया देखो, अब पैसा जब नहीं चलता था, जब ज्यादा पैसा प्रचलन में नहीं था, तब लोग किस चीज का इस्तेमाल किया करते थे? तब वो जो सिस्टम चला करता था, उस सिस्टम का नाम था बेटा वस्तु विनिमय प्रणाली। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा हम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा बार्टर सिस्टम। अच्छा, बार्टर सिस्टम क्या है? तो इसका भी मैं उदाहरण देता हूं। मान लो आपके पास 5 किलो चावल है, 5 किलो चावल है आपके पास। अब आपको चाहिए गेहूं, 5 किलो गेहूं की जरूरत है आपको। अब मान के चलो आपको कोई ऐसा बंदा मिल गया जिसके पास क्या है, जिसके पास गेहूं है और उसे चावल की आवश्यकता है। तो आप क्या करोगे? आप उसे चावल दे दोगे 5 किलो और उसके बदले आप जो है आपको गेहूं मिल जाएंगे। तो ये क्या होता है? यहाँ पे जो चीज है उसके बदले आपको चीज मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे पैसा वैसा नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी पैसा नहीं है, मुद्रा तो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे चीजों का आदान प्रदान कर रहे हो। जो आपको जरूरत है वो आपको सामने वाले से मिल रहा है और जो सामने वाले को जरूरत है वो आपसे मिल रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो लोग होते हैं वो एक चीज के बदले दूसरी चीज की लेन देन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब भाई अगर मैं बात करूं मुद्रा का प्रचलन के बारे में बात करूं, तो ये भाई क्या है? ये भाई अगर विनिमय प्रणाली की बात करूं, ये काफी ज्यादा प्रचलन में रहा है, ठीक है। ये काफी ज्यादा प्रचलन में रहा है भाई। लोग इसका जो है अभी भी इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा गांव में शायद कुछ बच्चे करते भी होंगे। तो आप किसी दुकान पे जाओगे, मान लो आप 5 किलो गेहूं लेके गए, तो क्या करेगा? गेहूं का जो मूल्य है, मान लो गेहूं का मूल्य चल रहा है 12 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, तो वो मूल्य निकाल लेगा। मान के चलो 5 किलो गेहूं लेके गए तो 12 रुपए किलो उसने गेहूं लगाए, तो 12 पंजे 60, तो 12 पंजे 60 यानी कि 60 रुपए हो गए। वो जो 5 किलो गेहूं है, वो जो 5 किलो गेहूं है बेटा, उसकी वैल्यू है ₹60। तो आप क्या कर सकते हो? आप 60 रुपए की कोई भी चीज जो है उस दुकान से ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक तरीके का बेटा वस्तु विनिमय प्रणाली हो गई। तो कुछ लोग जो हैं वो बेटा आज भी इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आजकल तो भैया यूपीआई आ गया है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इन सब पे तो भाई वो क्यूआर कोड स्कैन करो, आराम से पेमेंट हो गया। तो आजकल का जो सिस्टम है बेटा वो तो बहुत एडवांस हो गया है। जैसे मैं बात करूं, मैं गुड़गांव में रहता हूं। गुड़गांव में तो लोग पैसे रखते ही नहीं है, पैसे कैरी नहीं करते। यहाँ पे जो जिस जगह पे जो ऑफिस है उसके आसपास भी जो है, यहाँ पे सब्जी वाला हो गया, चाहे यहाँ पे चाहे कुछ भी आप बोल लो, कोई भी मोची हो गया, दुकान वाला हो गया, यहाँ पे सब जो है फोन पे, पेटीएम, यूपीआई वाला जो सिस्टम है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने कैश रखना ही बंद कर दिया है। बहुत कम जो लोग मिलेंगे आपको कैश रख के पालेंगे। अब तो कैश जेब में पड़ा हो ना तो अजीब सा लगता है। यहाँ पे आप विश्वास नहीं करोगे, गांव में फिर भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है पैसा, लेकिन कई जगह पे शहरों में जो है बिल्कुल पैसा बंद हो चुका है। लोग बिल्कुल यूपीआई पे ही रिलाई कर रहे हैं। यूपीआई आपने सुना होगा, यूपीआई
जिसमें आपको फोन पे से पेमेंट करते हो, पेटीएम से पेमेंट करते हो, आपने सुना भी होगा शायद, पेटीएम गूगल पे से पेमेंट करते हो। तो ये सब आजकल ये भाई ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा प्रचलन में है, ठीक है ना। तो इसकी भी हम बात कर लेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। इसकी ये क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसिडेंस बॉन्ड, ठीक है ना, कोइंसिडेंस बॉन्ड। तो यहां पे होता यह है बेटा, मान लीजिए गेहूं वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, आप केला और सेब का एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो भाई, आपको क्या चाहिए, आपको सेब के बदले जो है केला चाहिए। आपके पास सेब है और आपको सेब नहीं खाना, आपने कहा नहीं नहीं सेब नहीं खाएंगे हम, और उस टाइम मान के चलो पैसा नहीं चलता, पैसा चल ही नहीं रहा बिल्कुल, आपके पास सेब है, आपको चाहिए केला कि भैया मेरे को केला खाना है। अब आपको किसी ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो आपका सेब चाहता हो और उसके पास केला भी हो। समझ रहे हो? तो ये कितनी दिक्कत वाली बात है, जरा सोच के देखो। मान के चलो आपको किसी चीज की जरूरत है, वो किसी दूसरे के पास है, लेकिन जो आपके पास है उसे उसकी जरूरत नहीं है, तो यहां पे दिक्कत हो जाएगी ना, वो आपको क्यों देगा वो चीज। तो इसे हम बोलते हैं बेटा दोहरा सहयोग, ठीक है ना। चले तो इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बेटा। वस्तु विनिमय के लिए जरूरी शर्त है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, यानी कि जो आवश्यकताएं हैं आपकी उसका दोहरा सहयोग होना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ से होना चाहिए। जो आपके पास है वो सामने वाले की जरूरत होना चाहिए, और जो आपके पास नहीं है यानी कि जो सामने वाले के पास है वो आपकी जरूरत होना चाहिए। दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी इसे बोला गया है भाई आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, यानी कि दोनों साइड से आप जो चाहते हो वो सामने वाले के पास होना चाहिए, और जो सामने वाला चाहता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि यहां पे एक सेब का एग्जांपल दिया, वही जो मैंने बताया, आपने अपने सेब के बदले एक केला चाहते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसे अपने केले के बदले एक सेब चाहिए। तो यहां पर यह दिक्कत थी, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, ठीक है। तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और यहां पे अलग और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मान के चलो सामने वाले आपको चाहिए घोड़ा, आपके चाहिए घोड़ा, मान लो घोड़ा चाहिए आपको। अब सामने वाले के पास क्या है, सामने वाले चावल है, तो कोई सेंस है इस चीज का कि चावल के बदले आप घोड़ा दे दोगे अपना, है ना। तो यहां पे क्या होता है, चीजों का मूल्य नहीं आंक पाते। अब जैसे मान के चलो 5 किलो चावल का मूल्य है मान लो 18 रुपए, आज के टाइम की मैं बात करूं, 5 किलो चावल का जो मूल्य है वो है मान लो 100 रुपए, और 5 किलो जो गेहूं है उनका मूल्य है 50 रुपए। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अब मान के चलो मेरे को गेहूं चाहिए, आपको चावल चाहिए, आप कैसे तौलोगे, कैसे कि मैं आपको कितने किलो गेहूं दूं उसके बदले मेरे को चावल मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो किसमें हो रही थी भाई, तो वो आप बोल सकते हो ये वस्तु विनिमय प्रणाली में हो रही थी, ठीक है ना। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया भैया मुद्रा ने, मनी ने, जो आप आज लेके घूमते हो, जेब में रख के घूमते हो, आपको फोन में भी लेके घूमते हो, ठीक है ना। तो आई होप आपको इतनी जो चीजें हैं बेटा वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, अब बात कर लेते हैं मुद्रा की। तो भैया ये जितनी भी समस्याएं थी इनका समाधान क्या था, तो इनका समाधान था मुद्रा, ठीक है। मुद्रा यानी कि मनी, पैसा भैया, रोकड़ा, ठीक है। अच्छा, अब मुद्रा की थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मुद्रा एक माध्यम है जिसके जरिए हम किसी भी चीज को विनिमय द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो विनिमय का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का लेन देन जो होता है ना, वो तो कोई भी चीज का अगर लेन देन हो रहा है हम उसे मुद्रा से जो है अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। भैया आज के टाइम पे आप देखते हो, आप जब दुकान पे जाते हो तो आप भैया जब मान लो 10 का बिस्किट लेना है, आपको 10 रुपए का बिस्किट लेना है, तो आप 10 का नोट पकड़ाओगे, उसके बदले आपको बिस्किट मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है ना कि आप 1 किलो गेहूं लेके जाओगे उसके पास कि भैया जो 1 किलो गेहूं की वैल्यू है उसके बराबर कोई भी चीज अगर हमें दे दो, ठीक है ना, कि आपके पास 1 किलो गेहूं है, आपने बोला कि इसके बदले बिस्किट चाहिए। आज के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप जाओगे 10 रुपए का नोट दोगे उसे और आपको बिस्किट का पैकेट मिल जाएगा। मतलब बहुत सिंपल है आज के टाइम पे, ठीक है ना। तो भाई मुद्रा ने जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दूसरे शब्दों में मुद्रा के बदले में हम जो चाहे खरीद सकते हैं, ठीक है ना। मुद्रा के बदले जो भी चाहे हम वो खरीद सकते हैं। मुद्रा के तौर पर सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ था। अच्छा, अगर मैं बात करूं मुद्रा की बेटा, अगर मैं बेटा मुद्रा की बात करूं, सबसे पहले क्या आए थे, सबसे पहले बेटा जो सिक्के हैं, ठीक है ना, जो सिक्के हैं वो सबसे ज्यादा प्रचलन में आए थे। सिक्कों की अगर मैं बात करूं, देखो आपको सिक्का दिख रहा है ना, तो पहले की मैं बात करूं, जब राजा और रजवाड़ों का रूल हुआ करता था उस टाइम पे बेटा, उस टाइम पे तो सोने के चांदी के जो सिक्के हैं वो प्रचलन में थे, यानी कि वो सोना जो है वो प्रचलन में था। मतलब सोने के जो लोग हैं, सोने के जो सिक्के हैं, सोने के बने हुए सिक्के जो हैं लोग इस्तेमाल किया करते थे कोई भी चीज खरीदने के लिए। आज के टाइम पे तो भैया सोना मिलता भी नहीं है भाई। आज के टाइम पे सोने की तो बहुत ज्यादा वैल्यू, आपने देखा होगा कहीं खुदाई हो रही होती है, पुराने सिक्के मिलते हैं किसी के घर के नीचे दबे हुए। तो पहले जो लोग हैं वो सोने चांदी के जो सिक्के हैं वो इस्तेमाल किया करते हैं। तो शुरू में सिक्के सोने चांदी जैसी महंगी जो धातु होती हैं, ठीक है ना, शुरुआत में क्या था बेटा, शुरू में सिक्के सोने चांदी जैसी महंगी धातु से बनाए जाते थे, इनकी वैल्यू जो है बहुत हुआ करती थी। आज के टाइम पे क्या भाई, आज के टाइम पे वो सिक्का देखा आपने, वो लोहे का सिक्का जो होता है, अब भैया उस पर चाहे सरकार जो है हमारी भारत की वो 50 रुपए लिख दे, चाहे 10 रुपए लिख दे, चाहे 1 रुपया लिख दे, तो जो सरकार बोल देगी वही होगा। पहले क्या था भाई, पहले जो सोने का सिक्का हुआ करता था उसकी खुद की ही वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी, समझ में आ गया।
तो ये प्रॉब्लम थी पहले, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, जब महंगी धातु की कमी होने लगी, अब होता क्या भाई, जब ज्यादा सिक्के बनने लगेंगे तो क्या होगा, धातु की कमी होगी। अब भाई इन धातुओं से तो भाई सोना चांदी हीरे जवाहरात बनते हैं भाई, ठीक है ना। जो ज्वेलरी होती है, जो आभूषण होते हैं, वो सोने से बना करते हैं। तो जब आप इन्हें ज्यादा प्रचलन में ले आओगे, क्या होगा, इनकी कमी होने लगेगी। तो अब क्या चाहिए भाई, अब इसका भी कुछ समाधान चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हमारे एक एक करके जो है धीरे धीरे जो है एक एक चीज मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जब महंगी धातु की कमी होने लगी तो साधारण धातुओं से सिक्के बनाए जाने लगे। फिर क्या हुआ भाई, जो साधारण धातु हैं, ठीक है, जो टिन हो गई, कॉपर हो गया, इनसे जो है सिक्के बनाए जाने लगे, ठीक है। बाद में सिक्कों के स्थान पर कागज के नोटों का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है, समझ में आ गया। पहले क्या था भाई, पहले सिक्कों का इस्तेमाल हो रहा सोने के चांदी के, फिर जब लगा कि नहीं नहीं इनसे तो क्या होगा, इनसे तो भाई इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इन्हें हम ज्यादा प्रचलन में ले आएंगे तो इनकी कमी हो जाएगी सोने की चांदी की। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो साधारण सिक्के हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब भाई जब साधारण सिक्के इस्तेमाल करना शुरू किए, फिर लोगों ने, सरकार ने सोचा कि एक काम करते हैं कि जो पैसा जो है, पैसे को अथॉरिटी कौन देता है। मान के चलो आपके पास जो 10 रुपए का नोट है बेटा, तो किसने आपको अधिकार दिया है कि 10 रुपए का नोट चल जाएगा, सामने वाले आप दुकान को देते हो, दुकानदार को देते हो, वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो किसने बोला है, तो हमारी जो भारत की सरकार है बेटा, हमारी भारत की जो सरकार है, जो आरबीआई है, इसने परमिशन दे रखी है कि भैया जो ये नोट है ना, इसमें 10 रुपए लिखे हैं, आपने देखा होगा, मैं धारक को 10 रुपए देने का वादा करता हूं, तो सरकार ही गारंटी करती है। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा एक काम करते हैं, ये छोड़ो, सिक्के विक्के छोड़ो, एक काम करते हैं, हम कागज के जो नोट है ना, कागज के जो नोट है उन्हें चलाना शुरू करते हैं। तो आज के टाइम पे आप देखते हो 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, पहले तो 1000 का भी था, 1000 का बंद हो गया, ठीक है ना, 500 का, 2000 का नोट चल रहा है। अब जो सरकार है चला रही है हमारी, और लोग क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वही सरकार जो है उसने बोल रखा है कि आप कोई भी चीज खरीदोगे तो आप इन नोटों का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। सरकार ने परमिशन दिया, आपने देखा होगा उस नोट पे जो है, देखना कभी, आज जाना लेक्चर खत्म होने के बाद नोट लेना, देखना, उस पर आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसके साइन होते हैं, और वो लिखा होता है मैं धारक को 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए देने का वादा करता हूं। तो ये लिखा होता है, ठीक है ना। तो यानी कि सरकार जो है वो बोल रही है, वो कौन बोल रही है कि मैं 10 रुपए देने का वादा करता हूं धारक को, तो ये सरकार बोल रही है, ठीक है ना। चलिए, अब आज भी कम मूल्य वाले सिक्के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भाई आज सिक्कों की बात करूं तो सिक्के तो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो वो 1 रुपए का जो सिक्का होता है, ये कम मूल्य वाले सिक्के होते हैं, ठीक है। अब मान के चलो कागज, एक कागज है, कागज का नोट है, अब इस पर सरकार ने लिख दिया इसकी वैल्यू जो है 2000 रुपए है। तो एक बात बताओ, आप थोड़ा सा मन में सोचना, ये जो कागज है इसकी खुद की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इस नोट को बनाने में कितने पैसे लगे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, कॉटन का होता है ये, जो 2000 का नोट होता है ना, कॉटन का होता है। तो इसे बनाने में कितने रुपए लगेंगे, 2 रुपए, 3 रुपए। लेकिन भैया सरकार ने क्या लिखा है, सरकार ने लिखा है कि भाई ये जो कागज है ना, इसकी वैल्यू है 2000 रुपए। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये 2000 रुपए ही होगा। मान के चलो एक कोई कागज है, साधारण कागज है, और सरकार ने एक नोटिस जारी किया है, जो साधारण कागज है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, 3000 रुपए है, तो उसकी 3000 रुपए ही होगी। यानी कि जो सरकार बोल देगी वही होगी, तो फर्क नहीं पड़ता कि नोट कौन सा है, सिक्का कौन सा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप आपको इतना जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं भैया, देखो मुद्रा की, फिर से मुद्रा की अभी खत्म नहीं हुई है। देखो, सिक्कों और नोटों को सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। आ गई वही बात जो मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले। तो भैया जो भी सिक्के होते हैं, जो भी हमारे देश में सिक्के प्रचलन में है, जो भी नोट है भाई प्रचलन में, इन्हें किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, तो सरकार के द्वारा। बिना सरकार, जो जैसे मैं बात करूं आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, ये भी सरकार का ही हिस्सा है एक, ठीक है ना। तो ये सरकार जो है भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये पूरा मैनेज करती है पैसों को, कि कितने पैसे छपने हैं, ठीक है, जो कितने पैसे छपेंगे, कितने पैसे जो है प्रचलन में रहेंगे, 2000, 100, 500 के नोट कितने छपेंगे, तो ये सब कौन देखता है, तो भाई ये सब जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखती है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके जो गवर्नर होता है उसके साइन भी होते हैं नोट पे, आपने देखा होगा, ठीक है ना। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इन नोटों को जारी किया जाता है। भारत के करेंसी नोट पर आपको एक वाक्य लिखा हुआ मिलेगा, आपने देखा होगा, ठीक है ना, जो उस करेंसी के नोट पर धारक को उस नोट पर लिखी राशि का देने का वादा करता है। तो आपने देखा होगा, मैंने जस्ट अभी बताया कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूं, उस पर लिखा होगा 100 रुपए के नोट पे, 50 रुपए के नोट पे लिखा होगा मैं धारक को 50 रुपए देने का वादा करता हूं। तो ये कौन कर रहा है वादा, तो भाई ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रही है, ये हमारे भारत की सरकार का हिस्सा है, ठीक है। चलिए इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखो यहाँ पे आप देखना 2000 का नोट यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो लिखा है, और नीचे क्या है, नीचे जो है आरबीआई का जो गवर्नर है उसके साइन है, और यहाँ पे गांधी जी छपे हुए हैं। आज नोट को जाके देखना, लेक्चर खत्म हो जाए तो नोट को देखना थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं मुद्रा के लाभ। मुद्रा के क्या क्या लाभ हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यह आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से छुटकारा पाता है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करता है पैसा, वो क्या करता है, तो भैया जो भी हमारी आवश्यकता है उसका दोहरा संयोग जो होता है, जो बार्टर सिस्टम में था,
उस समस्या से जो है हमें समाधान दिलाता है भाई। अब ऐसा नहीं है कि भाई हमें कोई ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसको, ठीक है ना, जो हम पे चीज हो वो उसकी जरूरत हो और जो उसकी जरूरत हो वो हमारी जरूरत हो, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो अब समाप्त हो जाएंगी। अब सिंपली जाओ, पैसे दो, चीज ले लो, ठीक है। चलिए, यह कम जगह लेती है और इसे कहीं भी लाना बहुत ही आसान होता है। तो भैया देखो, पैसे वैसे तो आप जेब में रख सकते हो। आप तो 2000 के नोट आ गए हैं तो आप जेब में रख के 3-4 लाख रुपए लेके घूम सकते हो। तो ये स्पेस बहुत कम लेती है, जगह बहुत कम लेती है, ठीक है। मुद्रा को आसानी से कहीं भी और कभी भी विनिमय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से भाई, बहुत ही आसानी। क्या करना है भाई, आपको चीज लेनी है तो पैसे दो, 2 मिनट में हो जाता है, ठीक है। आधुनिक युग में कई ऐसे माध्यम उपलब्ध हैं जिनकी वजह से आप करेंसी नोट को भौतिक रूप से, ठीक है ना, ढोने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या भाई, अब यहां पे अगर मैं आधुनिक युग की बात करूं, मॉडर्न डे की बात करूं, तो आपको क्या करना है भाई, अब तो आपको करेंसी को कहीं ले जाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे मान लो बैंक है, अब तो बैंक वगैरह आ गई हैं, तो ये काफी अच्छे से सिस्टम देती, चेक वाला सिस्टम हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गए, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आधुनिक युग की बात करूं तो आपको पैसे को ढोने की भी जरूरत नहीं है बेटा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत भी नहीं है। आपने देखा होगा पहले 30 से 40 साल पहले जब कुछ भी नहीं हुआ करता था, ज्यादा लोग इन पर रिलाई नहीं करते थे, तो लोग बोरे बोरे में भर के जो है पैसा ले जाया करते थे, ठीक है ना। फिर रास्ते में कोई लूट लिया करता था। तो इस समस्या से बचाने के लिए भी क्या है भाई, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बैंक आ गए हैं हमारे। तो अब जो लोग हैं वो अपने पैसे जो है बैंक में रखते हैं, अपने पास रखते ही नहीं है। अब मान लो किसी को पेमेंट करना है तो आप चेक से कर सकते हो, आपको पैसा ले जाने की जरूरत है ही नहीं। चेक पे आप जितने अमाउंट लिख दोगे, वो जो है जिससे पैसे की जरूरत है या फिर जिसे आप पैसे आपको देने हैं, तो आप आराम से चेक पे लिख के बैंक को दे दोगे, बैंक जो है वो इस इंसान को दे देगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि भाई आप जिस इंसान को पेमेंट करना चाहते हो तो उसके अकाउंट में डायरेक्ट ही ट्रांसफर हो जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है, आजकल जो चल रहा है यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, अरे उसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। सीधे क्या करना है, आपको सीधे जाओ और क्या करो, बस पैसे जितने देने हैं स्कैन करो क्यूआर कोड, वो आपको नंबर बताएगा। वो नंबर जो होता है वो आपके अकाउंट से लिंक होता है, तो सीधे आपके जो है अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं भाई आजकल होने लगी हैं, आपको पता होगा अगर आप यूज करते हो तो, ठीक है। चलिए, बैंक में निक्षेप का या जमा, ठीक है ना। निरपेक्ष मतलब क्या होता है, निक्षेप का मतलब क्या होता है, जमा करना, डिपॉजिट। निक्षेप का मतलब क्या होता है, जमा करना। तो बैंक डिपॉजिट की बात हो रही है, तो होता क्या, देखो बैंक का काम क्या होता है। तो मैं अभी जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं बेटा, मैं आपको मुंह से बता रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा बाद में। तो देखो बैंक क्या होता है, बैंक एक मीडिएटर होता है, ठीक है ना। अब बैंक का काम क्या होता है कि भैया आपके पास पैसा रखा हुआ है, मान के चलो आपका 20 आपके पास है, आपके पास 20,000 रुपए है, ठीक है। आपकी 20,000 रुपए सैलरी है मान के चलो। अब वो 20,000 रुपए सैलरी जो है आपके पास रहेगी, आपने क्या अपने तिजोरी में डाल दोगे। अब ये घर में तो चोरी वोरी का खतरा है ना, घर में चोरी भी हो सकती है। अब मान के चलो 20,000 रुपए कहीं लेके जा रहे हो, रास्ते में लूट लिया किसी ने, घर में चोरी हो गई, 20,000 रुपए ले गया। अब बैंक की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बैंक की बेटा बात करूं, तो बैंक में क्या होता है भाई, अगर आप पैसे रखोगे तो आपको क्या मिलता है, ब्याज भी मिलता है। और एक चीज हमेशा याद रखना, थोड़ी सी टेक्निकल बता रहा हूं, मान के चलो 20,000 रुपए आपके पास है, तो जरूरी है क्या वो जो 20,000 रुपए है उसकी वैल्यू 2 साल बाद क्या हो जाए, कम हो जाए, बिल्कुल कम हो जाएगी भाई। महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्या पता उस 20,000 की जो वैल्यू है वो 18,000 ही रह जाए, चीजें महंगी हो जाए। तो आप अगर अपने पास पैसा रखते हो बेटा, तो वो फायदेमंद नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं बेवकूफ टाइप के होते हैं, पता नहीं कैसे होते हैं, जो पैसे को अपने पास रखते हैं। भाई पैसे को अपने पास मत रखो, पैसे को हमेशा इन्वेस्ट करो यार, चाहे एफडी करवा लो, कुछ तो ज्यादा मिलेगा आपको। बैंक में रख दो, बैंक में क्या होता है, बैंक वाले ब्याज देते हैं आपको 2%, 3%, 4%, 5% का ब्याज देंगे। तो मान के चलो आपने बैंक को 20,000 रुपए दिए, तो 1 साल बाद जो बैंक है वो आपको बढ़ा के ही देगी। मान के चलो 1 साल बाद बैंक जो है आपको 20,100 रुपए देगी। मतलब मैं एक मान के चल रहा हूं कि बैंक जो है ना वो ब्याज भी देती है आपको। तो अपने पास पैसा रखने से अच्छा क्या है, बैंक में रखो, ठीक है। तो यहां पे बैंक की बात कर लेते हैं, डिपॉजिट्स की बात कर लेते हैं। बैंक क्या करती है, तो बैंक में जब आप पैसा रखते हो तो आपको ब्याज मिलता है, ठीक है। अब जब आपका पैसा भी सेफ है, वहां पे पैसा सेफ है, वहां पे ब्याज भी मिल रहा है आपको। और बैंक मुनाफा कैसे कमाती है, कभी दिमाग में आया बैंक मुनाफा कैसे कमाती है। अब बैंक जो है बेटा मीडिएटर की तरह काम करती है। बैंक मान लो ये बैंक है, ठीक है, ये रामलाल है मान लो, और ये श्यामलाल है। तो यहां पे क्या है, ये जो पैसे डिपॉजिट करेंगे बैंक में, अब मान लो श्यामलाल को पैसे की जरूरत है, तो ये जो श्यामलाल है ना वो क्या करेगा, वो बैंक से मांग लेगा 10,000 रुपए, मान के चलो 10,000 रुपए मांग लेगा। और इन्होंने 20,000 रुपए जो है बैंक में डिपॉजिट किए, यानी कि रामलाल ने 20,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए और श्यामलाल ने क्या ले लिया, 10,000 रुपए का लोन ले लिया। अब मान के चलो बैंक जो है वो श्यामलाल को 3% का ब्याज दे रही है, ठीक है, 3% का जो है ब्याज दे रही है। और श्यामलाल से ले कितना रही है, श्यामलाल से मान के चलो 10% का जो है ब्याज ले रही है 1 साल का। और श्यामलाल को कितना दे रही है, सिर्फ 3 से 4% दे रही है। अब यहां पे क्या हो गया, बैंक मुनाफा कैसे कमाता है, तो मान लो 10% ये हो गया, 10% ले रही है श्यामलाल से और दे कितना रही है, सिर्फ 4% दे रही है। तो 10 में से अगर 4 के कितना बचा, 6%, तो 6% जो है ये बैंक का क्या हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा।
समझ में आया? तो बैंक ऐसे ही चलती है। बैंक मुनाफा कैसे कमाती है? आपके मन में कभी आया कि बैंक का फायदा क्या होता है? हम डिपॉजिट करते हैं वहां पे, बेटा डिपॉजिट करते हो तो बैंक अपने पास पैसा नहीं रखता, बैंक भी अपने पास पैसा नहीं रखता। बैंक क्या करता है? बैंक आगे दे देता है। किसे दे देता है? तो भाई जिन्हें पैसों की जरूरत होती है उनसे क्या लेता है बैंक? तो उनसे ब्याज लेता है, और जो ब्याज का अंतर होता है वही बैंक का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ब्याज आपसे लेगा 10% और आपको देगा कितना? सिर्फ 3 से 4%। तो बीच का जो डिफरेंस हुआ, बीच का जो गैप हुआ, वो मुनाफा हो जाता है बैंक का। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब जो भी मैं बताऊंगा बेटा वो सब इस पीपीटी पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो आपने दैनिक आवश्यकताओं के लिए हमें बहुत कम करेंसी नोट की आवश्यकता होती है, बाकी राशि लोग अक्सर बैंकों में निक्षेप यहाँ जमा कर लेते हैं। तो ये जब भी आपकी सैलरी आती है, आपके पापा की सैलरी आती है, वो बैंक अकाउंट में ही आती है, ठीक है ना? जो लोग हैं बस वो अपने खर्चे के लायक जो है पैसे निकालते हैं, बाकी सब जो है सेविंग्स के नाम पे भी जो है आपके अकाउंट में पैसे डले रहते हैं, ठीक है ना? चलिए, बैंक में जमा धन सुरक्षित रहता है और उस पर ब्याज भी मिलता है। समझ में आ गया? ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ब्याज भी मिलता है आपको और सुरक्षित भी रहता है, चोरी वगैरह नहीं होती है, ठीक है? चलिए, तो लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने बैंक खाते में रुपए निकाल सकते हैं। और ये आपके जैसे मान लो जरूरत है, आपको जरूरत है बेटा, तो आप उस हिसाब से बैंक में पैसे भी निकाल सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर एक बात बताओ, मान के चलो कि किसी बंदे ने पैसे जमा किए और बैंक ने वो किसी को उधार दे दिए, मतलब लोन दे दिया किसी को, तो इन केस अगर उसे जरूरत पड़ गई उस इंसान को और वो निकालने आया अपने पैसे, तो बैंक क्या देगी? तो हमेशा याद रखना बेटा, जो टोटल डिपॉजिट्स है, यानी कि जो भी टोटल जमा राशि है, जमा राशि जो है बेटा, उसका सिर्फ 15%, उसका 15% जो है बैंक अपने पास रखती है, अपने पास रखती है। अब ऐसा तो बेटा नहीं होगा कि सबको इकट्ठा जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? तो इसलिए जो बैंक होती है क्या रखती है? 15% जो पैसा है, 15% टोटल जो डिपॉजिट्स हैं उसका 15% पैसा अपने पास रख लेती है, बाकी क्या कर देती है? बाकी लोन के रूप में दे देती है, ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से अपने बैंक में खाते में पैसे निकालते हैं। बैंक खाते में जमा राशि को जरूरत के हिसाब से निकाल दिया जाता है, इसे क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। इसलिए इन खातों के निरपेक्ष डिपॉजिट को हम डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो होता क्या भाई? ये डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं बेसिकली। तो बैंक खाते में जमा राशि को जरूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं कस्टमर, तो इसे क्या बोला जाता है? डिमांड डिपॉजिट्स बोला जाता है। यानी कि आप उस डिमांड पे जो है वो क्या कर सकते हैं? वो डिपॉजिट्स को निकाल भी सकते हैं। कौन भैया? जो कस्टमर है, ठीक है? चलिए, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें डिमांड डिपॉजिट्स बोला जाता है। लोग अपना बकाया भुगतान करने के लिए चेक का इस्तेमाल भी करते हैं। अब बेटा एक चीज सुनो, जल्दी से सुनो, अब एक बहुत ही मजेदार चीज बताने वाला हूं मैं आपको, वो है चेक्स। तो आपने सुना होगा चेक, चेक तो आपने सुना होगा, चेक देने, अब वो आपने मूवी में सुना होगा कि मेरी बेटी को छोड़ दो, ठीक है, और एक वो ब्लैंक चेक दे देता है, जो मैं तुम्हें एक चेक दे रहा हूं जिसमें जितना भी आपको पैसा भरना है भर सकते हो, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्लैंक चेक दे रहा हूं मैं आपको, जो भी पैसा भरना है, और मेरी बेटी को छोड़ दो। वो बोलता नहीं है, बाप जो होता है बोलता है, तो वो क्या कहता है कि भैया मैं तो प्यार करता हूं आपकी बेटी से, मैं तो ये चेक नहीं भरूंगा। तो आपने सुना होगा मूवीज में कि लो ये चेक ले जाओ, कितने की गाड़ी है, लो चेक ले जाओ। चेक होता क्या है बेसिकली? होता क्या चेक? तो मान के चलो मेरा बैंक में अकाउंट है, ठीक है, तो जब डिमांड डिपॉजिट होते हैं मेरे, मैं अपने डिपॉजिट करवाता हूं, कोई भी डिमांड डिपॉजिट होते हैं मेरे, चाहे वो करंट अकाउंट में हो, सेविंग अकाउंट में हो, तो बैंक जो है ना मेरे को चेक बुक देती है। अब मान के चलो मेरे को किसी को पेमेंट करना है, मान के चलो एक इंसान है बी, एंड बी को मेरे को पेमेंट करना है, ठीक है, तो अब या तो मैं उसे कैश दे दूं, अब कैश मेरा कहां है? कैश तो मेरा बैंक में जमा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसे चेक दे दूंगा, मैं चेक दे दूंगा, उसी के नाम पे इशू करूंगा चेक, ठीक है ना? तो यहां पे लिखा हुआ है देखो सेल्फ, यहाँ पे सेल्फ को है, सेल्फ को मैं मान के चलो यहाँ पे रामलाल लिखा हुआ है, रामलाल, यानी कि मैं रामलाल को जो है पेमेंट करना चाहता हूं, ठीक है, रामलाल को पेमेंट करना चाहता हूं, तो उसका नाम मैं यहां पे लिख दूंगा, ठीक है ना? तो उसका जो भी अकाउंट नंबर है वो, मैं अपना अकाउंट उसका अकाउंट नंबर वगैरह लिख दूंगा, वेरिफिकेशन करवा दूंगा, जितना अमाउंट देना है वो लिख दूंगा, पूरी इंफॉर्मेशन जो है इस चेक में दे दूंगा। अब ये जो इंसान है बी, ये जो बी इंसान है, फिर जो रामलाल है, ये जाएगा बैंक में, और बैंक में जो है क्या करेगा? ये चेक दे देगा, ठीक है, चेक दे देगा। फिर वो एक बार वो कंफर्मेशन कॉल करेंगे, मैं बोल दूंगा हाँ मैंने ही भेजा है, तो वो क्या है? पैसे निकाल के रामलाल जी को दे देंगे। तो ये होता है काम चेक का, मतलब जिसे जरूरत होती है पैसे की, तो आप क्या करोगे? उसे पैसा नहीं दोगे, उसे चेक दे दोगे, तो चेक लेके कहां चला जाएगा? बैंक में चला जाएगा, बैंक में जो है उसे कैश मिल जाएगा। अब एक काम और हो सकता है, यहाँ पे एक काम और होता है बेटा, कि वो ना चाहे तो क्या करो, जैसे मान लो इसे बी को पेमेंट करना है, रामलाल को पेमेंट करना है इससे। अब रामलाल कह रहा है कि भैया मेरे को कैश नहीं चाहिए, एक काम करो मेरे अकाउंट में जो है सीधे डिपॉजिट करवा दो, यानी कि जो पैसा है ना वो सीधे मेरे अकाउंट में जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा भाई? तो यहां पे जो है एक दो, यहां पे ऐसा करके अकाउंट पे करके वो कर देगा। तो यहां पे इसका मतलब क्या होगा? यहां पे होगा ये कि सीधा सीधा जो पैसा है ना जिसे आप पे करना चाहते हो वो उसके अकाउंट में जाएगा, वो उसके अकाउंट में जाएगा, वो कैश नहीं मिलेगा उसे, ठीक है ना? तो जैसे कोई इंसान चाहता है ना कि भैया मैं कैश लेके क्या करूंगा, एक काम करो आप सीधा ही मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना। तो होता यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दूसरा चेक होता है, इस केस में दूसरा अकाउंट पे ही नाम का जो चेक है वो इशू किया जाता है। उस केस में होता क्या है? उस केस में जो है सीधा पैसा जो है उसके खाते में चला जाता है,
ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो होती हैं बेटा, तो इसे क्या बोलते हैं, चेक बोलते हैं। तो लोग अपना बकाया भुगतान करने के लिए चेक का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, चेक पर भुगतान पाने वाले व्यक्ति या संस्था का नाम और भुगतान की जाने वाली राशि लिखनी होती है। तो भाई जिस इंसान को आप कर रहे हो, तो भाई चेक पर भुगतान होना चाहिए, कितने अमाउंट करने वाले हो, ठीक है, संस्था का नाम होना चाहिए और भुगतान की जाने वाली जो राशि है वो होनी चाहिए। उसके बाद चेक जारी करने वाले व्यक्ति को चेक के नीचे हस्ताक्षर भी करने होते हैं। तो भैया देखो, अब ऐसा है ना कि भाई चेक तो कोई भी इशू कर देगा, मैं इशू कर दूंगा, नकली चेक भी आते हैं बहुत सारे, तो उस पर भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिग्नेचर भी होंगे। यानी कि मैं अगर चेक दे रहा हूं किसी को तो उस पर मेरे सिग्नेचर होंगे, बिना मेरे सिग्नेचर की जो है बैंक वाला उसे पैसे नहीं दे सकता बेटा, याद रखना हमेशा। तो यहां पे सिग्नेचर भी होते हैं। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी भुगतान किया जाता है। तो ये डिमांड ड्राफ्ट जो होता है इसके द्वारा भी जो है भुगतान किया जाता है। जैसे मान लो मैंने डिमांड ड्राफ्ट को बैंक से खरीदा जा सकता है। अब यार डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है कि मेरे को मान लो किसी को पेमेंट करना है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, उसे डायरेक्ट पेमेंट कैसे करूंगा। तो जैसे मान लो इंसान जो है वो कानपुर में है और मेरे को पेमेंट करना है उसे 500 रुपए का, तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक में चला जाऊंगा। तो उसने जैसे मेरे को बोल दिया कि आप एसबीआई में चले जाओ, एसबीआई में मेरा खाता नंबर दे देना, मेरी अकाउंट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो दे देना, और उसका एक डिमांड ड्राफ्ट जो है वो इशू करवा देना। तो मैं जाऊंगा बैंक में, बैंक को 500 रुपए दूंगा, उसके बदले वो जो है डिमांड ड्राफ्ट बना के मेरे को दे देंगे। तो उसे हम कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट। ये भी एक पेमेंट करने का तरीका होता है। यानी कि एक जो डिमांड पे आप कोई भी ड्राफ्ट बनवा रहे हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। तो यह देखने में चेक की तरह ही होता है। डिमांड ड्राफ्ट पर भुगतान की जाने वाली राशि, भुगतान पाने वाले व्यक्ति या संस्था का नाम और बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये भी क्या होता है, ये भी चेक की तरह होता है। ठीक है ना। चलिए, बैंक में जमा कुल राशि का एक छोटा हिस्सा कैश के रूप में बैंक के पास। अच्छा, ये नया टॉपिक शुरू हो गया बेटा। तो आपको आई होप आपको डिमांड ड्राफ्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। इसमें डिमांड ड्राफ्ट भी बिल्कुल चेक की तरह होता है बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल चेक की तरह होता है। आप बैंक में जाओगे, किसी को आपको पेमेंट करना है, तो उतने रुपए का जो है आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा दोगे, तो उसे जो है पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं बेटा वो होती हैं। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो डिमांड ड्राफ्ट और चेक का मतलब जो है। अब बात कर लेते हैं बेटा क्रेडिट की। ठीक है, क्रेडिट की बात कर लेते हो। बैंक में जमा कुल राशि का एक छोटा हिस्सा ही कैश के रूप में बैंक अपने पास रखती है। तो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि भैया जो भी जमा राशि होती है बैंक के पास, तो बैंक अपने पास नहीं रखती, उसकी जो छोटी सी राशि होती है वही अपने पास रखती है 15%। बाकी का बचा 85% जो है बेटा बैंक क्या कर देती है, लोन के रूप में जो है दे देती है। इसी से जो है बैंक मुनाफा कमाती है। ठीक है ना। यह समानतः कुल राशि जमा का 15% होता है। ठीक है, चलिए, यह राशि इसलिए रखी जाती है ताकि जब कोई व्यक्ति अपने खाते से पैसे निकालने आए तो उसे भुगतान किया जा सके। अब मान के चलो भैया बैंक ने सारा का सारा पैसा जो है लोन के रूप में दे दिया, अब बैंक के पास कुछ है ही नहीं। अब बैंक से कोई भी अपना पैसा निकालने आया, भैया हमें पैसे चाहिए हमारे, तो क्या होगा, बैंक क्या करेगी, भैया हम पे तो है ही नहीं, हमने दे दिए। ठीक है ना। तो इस केस के लिए क्या होता है भाई, बैंक जो है 15% जो 15% पैसा जो है बेटा किसके पास रखती है, अपने पास रखती है। बाकी का जो 85% जो हिस्सा है वो लोन के रूप में दे देती है। तो इतनी जो चीजें हैं बेटा आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, किसी भी बैंक के कुल खाता धारकों का एक छोटा सा हिस्सा ही किसी एक दिन को पैसे निकालने आता है। तो होता है, देखो जनरली क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि जितने भी लोगों ने पैसे जमा किए हैं बैंक में वो सारे एक ही दिन आ जाएंगे पैसे निकालने के लिए। उसका जो छोटा सा भाग जो होता है वही पैसे निकालने आता है। ठीक है ना, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा, ऐसा कभी ना हुआ है कि भाई सारे जो डिपॉजिटर्स हैं वो एक ही दिन आ जाएं और पैसा निकाल के चले जाएं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए सिर्फ जो 15% जो भाग है, 15% जो भाग है बेटा वही जो बैंक है अपने पास रखती है, बाकी का जो है लोन के रूप में दे देती है। ठीक है ना। चलिए, इसलिए यह राशि इस काम के लिए पर्याप्त होती है। शेष राशि का इस्तेमाल बैंक द्वारा कर्ज देने के लिए किया जाता है। ये मैंने सब कुछ बता दिया बेटा। ठीक है ना। इस राशि पर बैंक को क्या, बैंक ब्याज लेता है। तो जो जब कर्ज दे रहा है बैंक तो उस पर ब्याज लेता है, और जो ब्याज का डिफरेंस होता है, जो आपको ब्याज दे रहा है और जिन कर्जदारों को ब्याज दिया है उसका जो डिफरेंस होता है वही बैंक का मुनाफा हो जाता है। मान के चलो आपने जो अमाउंट दिया था, जो जमा किया है, उस पर आपको 3% या 4% मान के चलो 4% जो है ब्याज मिल रहा है आपको। ठीक है। अब मान के चलो बैंक ने किसी को उधार दिया, पैसा लोन दिया, तो उस पर बैंक है 10 ले रहा है, 10%, तो बैंक का प्रॉफिट कितना हुआ, 10 में से 4 के कितने, 6%। तो 6% का जो है बैंक का मुनाफा हो गया। ठीक है, ऐसे काम चलती है, ऐसे काम करती है बैंक। ठीक है ना। तो इस प्रकार बैंक की आय का मुख्य स्रोत जो है ब्याज ही होता है। तो बैंक जो है उसकी आय का जो मुख्य स्रोत है बेटा वो क्या होता है, वो आप बोल सकते हो ब्याज होता है। ठीक है, इतनी चीज जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं भैया डेबिट कार्ड के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में। भैया ये तो अलग ही चीज है, ये तो क्या है, एक नया सोर्स है भाई। डेबिट कार्ड की बात करूं या फिर क्रेडिट कार्ड की बात करूं, तो डेबिट कार्ड क्या होता है, एटीएम मशीन वगैरह होती हैं, तो बैंक ही इशू करती हैं डेबिट कार्ड। तो अब क्या है, आपको पैसे निकालने के लिए जो है बैंक भी नहीं जाना पड़ेगा बेटा। आपको क्या करना है, आपके पास डेबिट कार्ड होगा जो आपका बैंक इशू करती है, कुछ नहीं है। आपके पास अगर डेबिट कार्ड नहीं है, आपके पापा के पास होगा, पूछना उनसे। आपको बैंक में जाना है, एक फॉर्म भरना है, जो बैंक का मैनेजर है, और आपको जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है मिल जाएगा।
अब डेबिट कार्ड से क्या होता है कि आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है पैसे निकालने की, एटीएम मशीनें वगैरह लगी हुई हैं, या फिर आप बाहर भी पेमेंट करते हो, मॉल्स वगैरह में जाते हो, कहीं भी जाते हो तो इनकी एक मशीन होती है, उससे क्या है आप पेमेंट कर सकते हो, किससे, डेबिट कार्ड से। इसमें क्या है आपको पैसे रखने की जरूरत भी नहीं है। अगर पैसे चाहिए आपको तो आप एटीएम से निकाल सकते हो। अब कई कई जगह क्या होता है, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे उनके पास मशीन होती है, तो उससे क्या होता है आप कार्ड डालोगे अंदर, अपना पिन डालोगे और आपके अकाउंट से जो पैसे कट जाएंगे और आपके पेट्रोल भर जाएगी। यानी कि आपको कैश देने की जरूरत नहीं है, कैश रखने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ ये कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है भाई, क्रेडिट कार्ड होता है उधार लेना। आप मान के चलो बैंक से उधार ले रहे हो, जैसे मान के चलो अभी मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने क्रेडिट कार्ड से क्या लिया है, मैंने क्रेडिट कार्ड से फोन लिया है, ठीक है। मेरा एक दोस्त है उसने फोन लिया, मैंने नहीं लिया, मेरे दोस्त ने लिया है। तो हुआ क्या भाई, उसने 30,000 रुपए का फोन लिया क्रेडिट कार्ड से, मेरे क्रेडिट कार्ड से उसने 30,000 रुपए का फोन लिया। अब उसने पेमेंट नहीं की, पेमेंट किसने की है, तो पेमेंट क्रेडिट कार्ड से किया उसने, मतलब उसके अकाउंट, मेरे अकाउंट से कुछ नहीं कटा, मैंने पेमेंट किया ना तो मेरे अकाउंट से कुछ भी नहीं कटा। अब वो मेरे को जो है 2 से 3 महीने बाद बैंक को पे करने होंगे। मान के चलो मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मान के चलो मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी। अब मेरे को कोई चीज चाहिए 10,000 की, 20,000 की, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा, वो पेमेंट हो भी जाएगी। पैसा कौन देगा, पैसा बैंक देगी मेरी, उधार देगा पैसा उधार देगा, और फिर 1 से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो है मैं पेमेंट कर दूंगा। इसकी एक लिमिट होती है 50 डे, उसके बाद इंटरेस्ट कटने लगता है। अगर तुम 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर पेमेंट कर देते हो तो कोई ब्याज नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप थोड़े टाइम बाद पेमेंट करते हो बेटा तो उससे क्या होता है, बैंक ब्याज लेती है, तो वो भी बैंक का क्या होता है, मुनाफा होता है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में आप बैंक से एक छोटा सा लोन ही ले रहे हो, जब आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है उसके बदले आप लोन ले लेते हो, फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जो है आप बैंक को लौटा देते हो, ठीक है। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का मतलब आपको पता चल गया होगा। डेबिट कार्ड में जो पैसे कटेंगे वो आपके अकाउंट में जो होंगे वो ही कटेंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में आपके पास पैसे होते ही नहीं है, आप एक तरह से लोन ले रहे हो बैंक से। और डेबिट कार्ड में वही पैसे कटेंगे जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट है। आपको पैसे लेने की जरूरत, पैसे लेके घूमने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपके पास ये कार्ड है, ये जो डेबिट कार्ड दिख रहा है आपके पास, सिर्फ एक कार्ड है ना, तो इस कार्ड से जो है पेमेंट हो जाएगी, बस यही है, यही अंतर है। तो अब जो भी ये लिखा है ना बेटा, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ये तब से जो मैं बोल रहा हूं बेटा 10-15 मिनट से यही मैं बोल रहा हूं। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आधुनिक जमाने में काफी प्रचलित में है, ठीक है। आधुनिक जमाने की, आज की जो मॉडर्न डे की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है वो काफी प्रचलन में है बेटा। कैश कौन ही लेके घूमता है बेटा, मैं तक कैश लेके नहीं घूमता, मैं डेबिट कार्ड लेके घूमता हूं, या फिर मैं, अब तो ये डेबिट कार्ड भी रखना लोगों ने बंद कर दिया भाई। अब क्या है, अब तो यूपीआई हो जाता है, यूपीआई बस स्कैन करो, पेमेंट हो गई, नंबर से, नंबर जो है आपका बैंक में कनेक्ट होता है, तो वो सीधा सीधा जो है काट लेते हैं वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में से, ठीक है ना। चलिए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एक जैसे दिखते हैं। डेबिट कार्ड द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने खाते में जमा राशि में पेमेंट कर सकता है, यानी कि जो भी आपके खाते में जमा राशि है उस पर जो है आप पेमेंट कर सकते हो, आपको कैश देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बैंक में जाओगे फिर पैसे निकालोगे अपने अकाउंट से, फिर आप क्या करोगे, फिर पैसे दोगे उसे ना, आपके अकाउंट से जो है सीधे कट जाएंगे, सीधे कट जाएंगे। जैसे ये जो कार्ड है मशीन में लगेगा और आपसे पिन मांगेगा, पिन जैसे ही डालोगे आप, वो आपके अकाउंट में सीधे कट जाएंगे, आपको कैश देने की जरूरत नहीं है, ना आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करूं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते समय आप बैंक से कर्ज लेते हो, समझ में आ गया। तो क्रेडिट कार्ड के सीन में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के टाइम पे जो है आप बैंक से जो है कर्ज ले रहे हो, बैंक से कर्ज ले लेते हो आप, तो बैंक से जब कर्ज ले लेते हो उसे लौटाना भी पड़ता है, ठीक है, उसे लौटाना भी पड़ता है, समझ में आ गया। दोनों तरह की कार्डों से भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है। यहां पे आपको कैश रखने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है यहां पे ट्रांजैक्शन हो रहा है और किसी को भी कैश ढोने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आज के टाइम पे अगर गुड़गांव आ जाओगे बेटा, आपको अजीब लगेगा, यहां पे कोई भी कैश लेके नहीं घूमता। गुड़गांव की मैं बात करूं, इतना यहां पे एडवांस हो गया है, कोई भी, बहुत कम जो लोग हैं वो कैश लेके घूमते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं बेटा, चाहे सब्जी वाले की बात कर रहा हूं, सब्जी वाला, मोची, किसी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कैश बहुत कम लोग लेते हैं। एक क्यूआर कोड रखा होगा, आपको भी, आप अगर आप छोटे शहर से हो या फिर गांव से हो, गांव में भी बहुत सारे जो लोग हैं वो अब कैसे यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जमाना जो है बेटा बहुत तेजी से जो है बदल रहा है और आपको भी जो है इस तेजी का पार्ट बनना पड़ेगा, वरना आप पीछे रह जाओगे आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और आगे जो टॉपिक है उनकी बात कर लेते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं क्रेडिट की शर्तें। क्रेडिट की शर्तें मतलब क्या हो गया भैया, कि भैया आपको लोन लेना है, मान लो क्रेडिट की शर्तों की मतलब क्या हो गया, आपको लोन लेना है, आपको पैसे की जरूरत है, तो लोन लेते वक्त बेटा आपको कुछ ना कुछ गारंटी में रखना पड़ता है। इसे हम बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, जिसे आप बोल सकते हो सिंपल सी भाषा में गिरवी रखना पड़ता है। आपने जो गिरवी शब्द है सुना होगा बहुत बारी। जैसे मान लो आप किसी साहूकार से पैसे लेने जाओ, गांव में तो जो गरीब लोग होते हैं वही करते हैं, क्या करते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, बैंक के पास जाने की इतनी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, पढ़े लिखे होते नहीं है, तो क्या करते हैं, गांव में कोई लोकल सा जो साहूकार वगैरह, जमींदार वगैरह होता है, उससे ये पैसे उधार ले लेते हैं। और वो पैसे जो है ऐसे उधार नहीं देता, वो उसके बदले कुछ जो चीज है वो गिरवी रखवाता है।
जैसे आपका कोई भी सोना चांदी के जो जो ज्वेलरी वगैरह हो गई, ठीक है ना, आभूषण हो गए, जो भी मान लो आपकी खेती जो भी खेती है आपकी वो गिरवी रखवा ली, तो इसके बदले जो है वो आपको पैसा देता है। और वही मैं बात करूं बैंक की, तो बैंक, अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हो, मान के चलो आप बैंक से 5 लाख रुपए का जो है लोन लेना चाहते हो, 5 लाख रुपए का लोन लेना है आपको बैंक से, तो जब आप 5 लाख रुपए का लोन लोगे बेटा, तो ऐसा नहीं है कि आप जाओगे बैंक को बोलोगे कि भैया हम क्या कर रहे हैं, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम आपको लौटा देंगे। वादे से कुछ नहीं होता भाई, वादे तो पता नहीं बहुत लोग करके आते हैं, वादा टूट भी जाते हैं, समझ रहे हो, वादा तो टूट ही जाते हैं, चाहे कोई भी हो वादा। तो गाना सुना है ना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। तो वादा टूट जाते हैं, तो बैंक पता क्या बोलता है, बैंक बहुत प्रैक्टिकल है। बैंक कहता है कि देखो हमें तुम्हारा वादा नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ ना कुछ चीज जो है ना वो गिरवी रखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ जो चीज है ना वो आपको गिरवी रखनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। तो यहाँ पे होता क्या, अगर मान लो आपको 5 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक जो है ना वो करीबन 6 लाख की जो प्रॉपर्टी है या कुछ भी जो आपका है वो गिरवी रखवाती है। वो पहले गिरवी होगा, उसके बाद जो है 5 लाख का लोन देगी बैंक आपको, चाहे बैंक हो चाहे कोई और दूसरा भी हो। क्यों भाई, इसका कारण है, मान के चलो आपने 5 लाख रुपए ले लिए और आपने क्या किया, आपने दिए ही नहीं, आपने बोला, आपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो बैंक का तो नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि बैंक के पास जो पैसा होता है वो बैंक का नहीं होता बेटा, याद रखना। बैंक का जो पैसा है बेटा बैंक का नहीं होता, वो आप ही लोगों का पैसा है जो डिपॉजिट किया था आपने, थोड़ी देर पहले बताया मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा, इन केस अगर मान के चलो ये डिफॉल्ट कर देता, ये पेमेंट नहीं कर पाता, तो इसके इसका जो घर है, जो इसने गिरवी रखा है, जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, तो उसे बेच के जो है पैसा निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो ये होती है भाई क्रेडिट की शर्तें। तो यही चीज सब जो जितने भाई लिखा है ना पीपीटी पे, ये मैंने अभी बोला है आपको, यही चीज लिखी है, ठीक है। चलिए, तो लोगों और व्यवसायियों को अक्सर कुछ जरूरतों के लिए कर्ज लेना पड़ता है, ठीक है ना, कर्ज लेना पड़ता है भाई। जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। किसानों को बीज, खाद, कृषि औजार आदि खरीदने के लिए जो है कर्ज लेना पड़ता है भाई। अगर मैं बात करूं अपने गांव की, तो मेरे बाबा जो है वो भी लेते हैं भाई, वो भी लेते हैं भाई। इसके फायदे होते हैं कर्ज लेने के, कर्ज ले लो 1% 2% पे इतने सस्ते दाम पे जो है आपको क्या मिल जाता है, लोन मिल जाता है, तो भाई लेते हैं लोग। तो जो किसान है वो बीज के ऊपर, बीज खाद कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए जो है बैंक से लोन लेते हैं। गाड़ियां घड़ी खरीद, भाई गाड़ी, अगर शहरों की मैं बात करूं तो शहरों में जो लोग होते हैं उन्हें गाड़ी खरीदनी होती है, घर खरीदना होता है, उसके लिए जो है भाई, और जो भी महंगी महंगी चीजें होती है खरीदनी होती हैं, तो उसके लिए जो है बैंक से लोन लेते हैं। बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं वही भैया अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं बैंक से। भैया जो विजय माल्या था उसने क्या किया, उसने यही तो किया, उसने पीएनबी बैंक से कितने का लोन लिया, पीएनबी से लिया था, एसबीआई से लिया था, पता नहीं कौन सी बैंक थी, उससे लोन लिया था 5,000 करोड़ का, 6,000 करोड़ का। उसने क्या किया, लोन लिया और भाग गया वो, ठीक है ना। बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वो क्या कर चुके हैं, ऐसा गबन कर चुके हैं, ठीक है। पैसे ले लेते हैं बैंक से, बैंक को पैसे देते ही नहीं है, 5,000 करोड़ 6,000 करोड़। और भैया जो पैसा है वो किसका है भाई, वो तो गरीबों का है ना। बैंक में जो भी पैसा जमा है वो तो गरीबों का है, जो भी छोटे आम लोग हैं उनका पैसा है। और वो जो पैसा है बैंक किसे दे रही है भाई, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। और उद्योगपति क्या कर रहे हैं, लेके भाग रहे हैं पैसा। तो ये भी है। तो यहाँ पे भाई कर्जे की जरूरत किसे पड़ती है, लोन की जरूरत किसे पड़ती है, तो लोन की जरूरत भैया किसानों को पड़ती है। हर तरीके के इंसान को लोन की जरूरत पड़ती है, किसानों को पड़ती है, किसके लिए, खेती करने के लिए। व्यवसायियों को पड़ती है, क्या करने के लिए भाई, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। इनके तो भाई लोन जो होते हैं बड़े बड़े अमाउंट में होते हैं। किसी को अगर घर खरीदना है तो उसे लोन की जरूरत पड़ती है, किसी को अगर गाड़ी लेनी है तो उसे लोन की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे जो लोग हैं उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है, उन्हें आप बोल सकते हो लोन की जरूरत पड़ती है, क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार क्रेडिट हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भैया जो क्रेडिट है, जो साख है हमारा, क्रेडिट का मतलब साख जो है हमारी, वो हमारी अर्थव्यवस्था में बेटा जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल करती है। एक मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, आपको ध्यान से सुनना। आपको चैप्टर में आई होप इंटरेस्ट तो आ ही रहा होगा, ठीक है ना, बोर्ड नहीं हो रहे होगे, तो काफी अच्छे से मैं बता रहा हूं आपको। मान के चलो कोई भी एक व्यापारी है, उसे माल सप्लाई करके देना है। मान के चलो उसके जूतों का व्यापार है, लेदर के जो जूते होते हैं उसका व्यापार है। तो उसके पास ऑर्डर आया 1,000 जूतों का। अब 1,000 जूतों का ऑर्डर आया तो 1,000 जूते बनाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, लेदर चाहिए उसे। तो क्या करेगा भाई, लेदर वाले के पास जाएगा, लेदर वाले से बोलेगा कि भैया एक काम करो, तुम लेदर दे दो हमें, वैसे जूता बन के तैयार होके आएगा, पेमेंट मेरे को जैसे ही होगी मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ये क्या होगा, ये भी एक तरह का क्रेडिट है, ठीक है ना। जब मान के चलो, अब यहाँ पे कितना फायदा हुआ ऐसे, मान के चलो, अब मान के चलो वो जो लेदर वाला है उसे नहीं देता उधारी पे, तो कैसे बना के माल सप्लाई करता, ठीक है, कैसे बना के जो है माल सप्लाई करता। तो भाई जो लेदर वाला है वो उसे लेदर दे देता है। अब जब लेदर दे देता है तो लेदर से जूते बन जाते हैं। जब जूते बन जाते हैं और वो टाइम पे जो है पूरा क्या कर देता है, माल सप्लाई कर देता है 1,000 जूतों का, तो उसे पेमेंट होता है। पेमेंट में क्या करता है वो, सबसे पहले जो है लेदर वाले को उसके पैसे वापस करता है जो लेदर उसने ली थी। इससे क्या होता है, उससे उसे फायदा हो जाता है। तो क्रेडिट का क्या होता है भाई, क्रेडिट जो है भाई, जो क्रेडिट है बेटा, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, ठीक है। ये तो मैंने फायदा बताया। अब मान के चलो एक गांव में बहुत ही गरीब किसान है, मान के चलो उसने किसी साहूकार से जो है लोन ले लिया 5 लाख रुपए का। अब क्या हुआ भाई, 5 लाख रुपए का उसने लोन लिया था, और वो लोन इसलिए लिया था खेती करने के लिए। उस समय सूखा पड़ गया, मान के चलो सूखा पड़ गया और खेत में सब कुछ बर्बाद हो गया।
अब जब खेत में सब कुछ बर्बाद हो गया तो अब पैसा तो आएगा नहीं, अब उसने 5 लाख का लोन ले रखा है। अब भैया यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे वो जाल में फंस जाएगी। अब क्या करना पड़ेगा इस केस में, तो इस केस में वो अगली बार फिर से लोन लेगी, फिर से लोन लेगी। मान के चलो सामान्य फसल होती है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे जो भी पैसा आएगा वो लोन में ही सब चला जाएगा। फिर क्या होगा भाई, फिर से वो लोन ले लेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो एक लोन के जाल में फंस जाएगी बेटा। ठीक है ना, एक ट्रैप में फंस जाएगी, उससे निकलना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो भैया अगर मैं बात करूं क्रेडिट की, अगर मैं स्टॉक की बात करूं, उसके कुछ फायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी है, लेकिन फायदे बहुत ज्यादा हैं। ठीक है ना, तो भाई बहुत सारी जो हमारी अर्थव्यवस्था है बेटा, वो क्रेडिट पे ही चल रही है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं बेटा, अगर मैं इनकी भी बात करूं तो ये भी क्या करते हैं भैया, इनके पास कुछ नहीं होता, ये हर चीज लोन पे ही लेते हैं। किस्तें जाती है इनकी भी, लोन पे ले लेते हैं, धीरे धीरे चुकाते रहते हैं ये। ठीक है, चलिए अब भाई बात कर लेते हैं, जब कोई भी व्यक्ति या संस्थान किसी भी बैंक से कर्ज लेता है तो उसके लिए एक लोन एग्रीमेंट बनाया जाता है। तो भाई जब किसी भी भाई संस्था से आप क्या ले रहे हो, लोन ले रहे हो, जैसे स्पेशली बैंक से, जो एकदम फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे अगर आप कोई भी लोन वगैरह पैसा वगैरह लेते हो ना, तो लोन एग्रीमेंट साइन होता है, ये लोन एग्रीमेंट होता है। ठीक है ना, लोन एग्रीमेंट में क्या होता है, इसमें ब्याज दर और कर्ज चुकता करने के बारे में सारे नियम और शर्तें लिखी होती है। तो भैया कोई भी वो जो एग्रीमेंट होता है उसमें सारी चीजें लिखी होती है कि आपने कर्ज कितना लिया है, आप तक कितना जो ब्याज है वो चार्ज किया जाएगा, कब तक आपको चुकाने हैं, कितनी जो किस्तें हैं वो जाएंगी, आपकी किस्तों की अमाउंट क्या होता है, किस्तें भी तो जाती है ना। जैसे मान के चलो आपने गाड़ी ली तो 5 लाख का आपने मान के चलो लोन लिया, तो लोन चुकाना भी तो है आपको, अब इकट्ठा तो चुकाओगे नहीं, हर महीने जो आपकी सैलरी आएगी उसमें से कुछ जो किस्तें हैं वो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये सब चीजें जो है लोन एग्रीमेंट में लिखी होती है। अक्सर कर्ज चुकाता करने के लिए बैंक एक मासिक किस्त तय करती है। ठीक है ना, आगे ना मासिक किस्त, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम ईएमआई बोलते हैं, इसे इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, जो किस्तें होती हैं ईएमआई बोलते हैं, किस्तें आपको देनी पड़ती है हर महीने। ठीक है, ताकि नियम अवधि के भीतर जो है कर्ज चुक सके। जैसे मान के चलो आपने 5 लाख का जो है आपने कार का लोन लिया था। ठीक है, 1 2 3, हाँ 5 लाख का लोन लिया था। अब आपको ये 5 साल में चुकाना है, 5 साल में, तो 5 से डिवाइड करो, 5 लाख का लोन लिया आपने, 5 से डिवाइड करो, कितना हो गया, 1 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए आपको जो है हर साल जो है बैंक को देना है। 1 लाख रुपए हर साल बैंक को देना है। तो आपने क्या किया, 1 लाख को 12 से डिवाइड कर लिया, यानी कि हर महीने आपको कितना देना है, 12 पंजे 75, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, हाँ, तो आपको मान के चलो हर महीने जो है 8,500 रुपए जो है, 8,500 मान के चलो 8,500 रुपए जो है वो बैंक को देने हर महीने, किस्त कटेंगे। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा मासिक किस्तें जाते हैं। ठीक है, ताकि नियम अवधि के भीतर जो है कर्ज चुक सके। ताकि क्या हो भाई, आपको 5 साल का आपने वादा किया है, प्रॉमिस किया कि 5 साल में आप कर्ज चुका दोगे, तो 5 साल में जो है आपका कर्ज जो है चुक जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे कोलैटरल या समर्थक, ठीक है, समर्थक ऋणधार, ये क्या होता है, तो मैंने अभी बताया आपको। इसका मतलब जो है बेटा मैंने आपको बता दिया है। इसका मतलब ये है कि भैया जो भी आप कर्जा ले रहे हो, जो भी लोन ले रहे हो आप, उस पर आपको कुछ ना कुछ क्या रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो कोलैटरल का मतलब क्या हो गया, गिरवी रखना, कुछ ना कुछ जो है आपको बैंक को देना पड़ेगा। किसी को भी आप दे रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। जैसा होता है ना कि आप किसी को उधार देते हो, क्या काम कर अपनी घड़ी दे दे, तू तेरी घड़ी 20,000 की है, तूने 20,000 रुपए उधार लिए ना मेरे से, तो एक काम कर घड़ी दे दे आप। तो क्या हो गया, आपके पास उसकी घड़ी है। इन केस अगर वो 20,000 रुपए नहीं दे पाता है तो घड़ी तो है ना आपके पास, कम से कम उसे बेच के जो है आप पैसा निकाल सकते हो। तो ये होता है भाई कोलैटरल या समर्थक ऋणदाता। ठीक है ना, तो इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। कोलैटरल के कुछ उदाहरण है, जैसे जमीन, घर, गाड़ी, मवेशी। भाई लोग तो अपने मवेशी तक दे देते हैं कि मान के चलो अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया तो आप मेरी भैंस ले जाना मान के चलो मैं आपका कर्जा नहीं चुका पाया तो आप मेरी भैंस ले जाना। ठीक है ना, और गाय ले जाना। ये सब जो है, ये सारी जो चीजें होती हैं भाई, लोग अपने ज्वेलरी वगैरह जो भी आभूषण होते हैं ये गिरवी रख देते हैं। ठीक है ना, कई आपने देखा होगा, कई जो गरीब लोग होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, लोन लेते हैं, और उसके बदले जो है अपने जो भी आभूषण वगैरह हैं वो गिरवी रख देते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख जाए। ठीक है ना, तो ये सारी जो चीजें हैं बेटा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कर्ज की शर्तों में ब्याज दर, कोलैटरल और भुगतान की विधि का वर्णन हो सकता है। कर्ज की शर्तें अलग अलग लोन एग्रीमेंट में अलग अलग होती हैं। तो ये देखो, कर्ज की शर्तें में बात करूं, कर्ज की जो शर्तें हैं बेटा वो अलग अलग भी होती हैं, अलग अलग लोन एग्रीमेंट में होती हैं। यानी कि इनके एग्रीमेंट क्या होते हैं, एक जैसे नहीं होते, अलग अलग शर्तें होती हैं इनकी। जैसे मान के चलो आपने सोना रख दिया, कोई अपनी प्रॉपर्टी रख देगा, कोई अपनी भैंस दे देगा, तो इनकी जो एग्रीमेंट होते हैं बेटा यह भी अलग अलग होते हैं, और यह कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले की हैसियत पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे मान लो कोलैटरल है, जो कोलैटरल जो सिक्योरिटी दी है आपने, जो भी चीज गिरवी रखी है, वो डिपेंड करता है, सबके लिए अलग अलग होता है। कोई अपनी जमीन दे देता है गिरवी, कोई अपने आभूषण दे देता है, कोई अपने जानवर दे देता है। तो वो डिपेंड करता है भाई किस पे, तो जो कर्ज लेने वाला है, कर्ज देने वाला है, इन दोनों पे डिपेंड करता है, इनकी हैसियत पे डिपेंड करता है, कैसे इनका जो एग्रीमेंट है वो हुआ है। समझ गए? चलिए, इतनी जो चीजें हैं वो समझ में आनी चाहिए आपको। चलिए,
इसलिए यह राशि इस काम के लिए पर्याप्त होती है। शेष राशि का इस्तेमाल बैंक द्वारा कर्ज देने में किया जाता है। तो ये तो कोई दूसरी चीज आ गया, नहीं ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बेटा, ठीक है ना। ग्रामीण इलाकों में कर्ज के स्रोत, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं बेटा, ग्रामीण इलाकों में कर्ज के स्रोत क्या होते हैं, तो इनकी बात कर लेते हैं बेटा। ग्रामीण इलाकों में जो लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, वो किस चीज पर ज्यादा निर्भर होते हैं, क्रेडिट के लिए या फिर उधार लेने के लिए, ठीक है। तो पहला हो गया भाई औपचारिक सेक्टर। औपचारिक सेक्टर क्या होता है बेटा, औपचारिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, औपचारिक जो क्षेत्रक होते हैं इनका मतलब क्या होता है। ये बेटा ऐसे क्षेत्रक होते हैं जो क्या होते हैं बेटा, जैसे बैंक हो गया, बैंक और आप बोल सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्या है भाई, ये औपचारिक सेक्टर है। यानी कि इनमें जो हर काम जो है तरीके से होता है। आप जाओगे प्रॉपर बैंक में, बैंक मैनेजर से बात करोगे, आपको पूरी पेपर्स वगैरह पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी पड़ेगी। आप सामने क्या करोगे, सामने मैनेजर बैठा है, आप पूरे जो प्रॉपर्टी के कागज वगैरह ले जाओगे कि भैया हमें 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, ये है, पूरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है आपको लोन मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये औपचारिक सेक्टर हो गया, ठीक है ना। अब गांव में क्या होता है भाई, गांव में बहुत कम जो लोग हैं, अच्छे किसान जो हैं, जिनकी थोड़ी पहचान ज्यादा है, थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस चीज का इस्तेमाल करते हैं औपचारिक सेक्टर का। इसमें क्या क्या आ जाता है, तो इसमें भाई बैंक हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। में कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसी होती है भाई, तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ जो लोग होते हैं, कुछ गरीब लोग, जो कुछ बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो इकट्ठा मिलकर क्या कर लेते हैं, इकट्ठा मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। फिर वो अपनी अपनी धनराशि होती है वो जमा कर देते हैं। अब जिसे भी पैसे की जरूरत होती है उसे वो पैसे दे देते हैं। तो ऐसा काम करती है भाई हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठे आ जाते हैं और क्या करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अनौपचारिक सेक्टर की। अनौपचारिक सेक्टर कौन से होते हैं, तो भैया गांव में जो है ये सबसे ज्यादा काम करते हैं अनौपचारिक सेक्टर, अनौपचारिक क्षेत्रक। इनमें क्या होता है बेटा, अगर इनकी मैं बात करूं तो इनमें होता यह है कि जो लोग होते हैं वो साहूकार, जमींदार, इन सब पे डिपेंड होते हैं। तो आप जाओगे भैया, साहूकार जमींदार ऐसे हुक्का पी रहे होंगे ऐसा करके कि भैया 20,000 रुपए का लोन चाहिए, तो क्या करेंगे, जा ले जा, ठीक है, जा ले जा 20,000 रुपए। अगर 20,000 रुपए तुम नहीं दे पाओगे तो क्या होगा, तुम्हारे साथ मारपीट भी हो सकती है। इन पे कोई भी नियम नहीं होते, इन पे कोई भी नियम नहीं होते भाई। तुम पे ज्यादा ब्याज लेते हैं, मान के चलो ये महीने का 5% ब्याज, महीने का बता रहा हूं, मान के चलो महीने का 5%, यानी कि एक साल का कितना हो गया, 60%। यानी कि आपने मान के चलो आपने 1 लाख रुपए लिया इनसे, तो आपको एक साल बाद कितने लौटाने हैं, आपको एक साल बाद 1,60,000 रुपए लौटाने हैं। तो ये क्या हो गया भाई, ये अनौपचारिक सेक्टर हो गया। लेकिन बैंक औपचारिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता बेटा, औपचारिक सेक्टर में आप पे ब्याज भी कम लगता है और तरीके से लिया जाता है, ठीक है। चलिए दिए गए चित्र में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, तो हाँ दिए गए चित्र में ग्रामीण इलाकों में 2003 में लोन के विभिन्न स्रोतों की दिखाया गया। तो अब यहाँ पे इस फिगर को देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूं कोऑपरेटिव सोसाइटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे 27% जो लोग हैं वो इस पर निर्भर है, ठीक है ना। मनी लेंडर्स की बात करूं तो ये यहाँ पे 30% जो लोग हैं, 30% जो लोग हैं बेटा वो मनी लेंडर्स, यानी कि जो पैसा उधार देते हैं, जमींदार, साहूकार वगैरह, 30% है। कॉमर्शियल बैंक, अगर मैं बैंक की बात करूं तो इन पे 25% जो लोग हैं। और लैंडलॉर्ड हो गया उस पर 1%, ठीक है ना। तो ये कब का डेटा है, ये 2003 का डेटा है बेटा। तो इतने लोग जो है आप बोल सकते हो निर्भर हैं क्रेडिट सोर्स के लिए गांव में। गांव की बात करूं, ग्रामीण इलाकों की मैं जो है बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, अनौपचारिक सेक्टर की बात करूं तो अनौपचारिक सेक्टर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नियमों और कानूनों का पालन करना पड़ता है। औपचारिक सेक्टर की बात कर रहा हूं बेटा, औपचारिक सेक्टर की बात करूं, याद रखना बेटा, अनौपचारिक की नहीं, औपचारिक की बात कर रहा हूं मैं। औपचारिक जो सेक्टर होते हैं उन्हें किसका पालन करना पड़ता है, तो भाई जो भी गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ने दे रखी हैं कि भाई यही जो तुम्हें इंटरेस्ट है वो चार्ज करना है, तुम्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, गरीब किसान को लोन दे देना है, अगर वो कह रहा है अगर उसके पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसे कम ब्याज पे जो है लोन देना है। तो ये सब किसके कहने पे करते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, हमारा जो आरबीआई है जो हमारे नोट भी छापता है, ये इनकी जो गाइडलाइंस होती हैं इन पे ही ये जो सेक्टर होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अनौपचारिक सेक्टर जो होता है बेटा, इन पे कोई भी नियम नहीं लगते भैया। आपने सुना है कभी जमींदार पे, साहूकार पे कोई नियम लग रहे हैं, ये भाई मन चाहे उतना भाई क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं। तो इन पे भाई क्या है, इन पे कोई भी नियम नहीं लगते, इन पे कोई भी नियम नहीं लगते, जैसा चाहे वैसा जो है ये ब्याज रख सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, इनकी मर्जी है, ठीक है। औपचारिक सेक्टर में ब्याज दर बहुत ऊंची होती है, ठीक है। औपचारिक सेक्टर में ब्याज दर बहुत ऊंची होती है और क्या होता है भाई, ऊंचे ब्याज दर के कारण कर्ज लेने वाला अक्सर परेशान हो जाता है। यहाँ पे बेटा एक मिनट, थोड़ा सा रुको, औपचारिक की बात नहीं हो रही बेटा, अनौपचारिक की बात हो रही है, थोड़ा सा काट लेना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिखा है, यहाँ पे अनौपचारिक की बात हो रही है। तो भैया जो अनौपचारिक सेक्टर होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्याज दर होती है बेटा ये बहुत ऊंची होती है, बहुत ज्यादा ब्याज होता है, मैंने आपको बताया महीने का 5% ले लेते हैं। और वहीं जो बैंक है भाई, अगर बैंक की बात करूं, औपचारिक की बात करूं तो ये एक साल का 8%, सिर्फ इतना। और ये भाई ये तो एक साल का, भाई अनौपचारिक की बात करूं 60% ले लेते हैं बेटा, 60% जो है ब्याज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी हैं वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है।
अच्छा, ऊंचे ब्याज दर के कारण जो है कर्ज लेने वाला अक्सर परेशान हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि आपने कई खबर सुनी होंगी कि भैया उस गांव में जो है किसान ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि वो कर्ज में दबा हुआ था। कर्ज में दबा हुआ था तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कर्ज चुका नहीं पा रहा था, उस पर ब्याज बहुत था, पैसा बहुत ज्यादा ले रखा था उसने। तो उस वजह से क्या होता है, किसान जो होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये जो सारी चीजें होती हैं आपको ध्यान रखनी है। वे अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो मैंने बताया आपको, कर्ज चुकाने के लिए कर्ज ले लेना। जैसे मान के चलो मैंने एक जगह कर्ज लिया और उसमें चुका नहीं पाया, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए मैंने कर्ज ले लिया, तो इससे क्या होगा? इससे आप कभी कर्ज मुक्त हो पाओगे? आप कभी भी कर्ज मुक्त नहीं हो पाओगे। आप हमेशा क्या फंस जाओगे? आप एक जो कर्ज के जाल होता है उसमें फंस जाओगे, जिसमें भैया आप, आपके बच्चे, बीवी, बच्चों के बच्चे जो है इसमें फंसते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले यही तो हुआ करता था कि मान के चलो कि आप अगर कर्जा नहीं चुका पा रहे तो आपको काम करना पड़ेगा उनके घर में जा जाके। ठीक है, ये सब चीजें हुआ करती थी पहले। अक्सर यह देखा गया है कि अनौपचारिक सेक्टर से कर लेने वाला कभी भी कर्ज से के कुचक्र से निकल नहीं पाता। बहुत बारी देखा गया, यहां पे क्या लिखा भाई, कई बार ऐसा देखा गया है कि भैया जो कर्ज ले रहा है बेटा, अनौपचारिक की बात हो रही है, अनौपचारिक सेक्टर में जो भी कर्ज ले रहा है वो उसके कर्ज से मुक्त हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ब्याज ही इतना होता है। अब एक बात बताओ, आपने मेरे से 1 लाख रुपए लिए, मैंने बोला 1 साल बाद आपको 60% ब्याज देना है, तो 1 साल बाद आप 1,60,000 दोगे क्या? तो ये क्या, ये बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है बेटा। ठीक है ना, तो इससे होता क्या है भाई, कोई भी जो किसान है, गरीब इंसान है ना, वो कभी भी ऋण मुक्त नहीं हो पाता, ऋण मुक्त नहीं हो पाता कभी भी। ठीक है, चलिए गरीब लोग अक्सर औपचारिक सेक्टर द्वारा कर्ज की पात्रता पर खड़े नहीं उतरते। कई लोग के पास जरूरी कागजात नहीं होते। अब होता क्या भाई, देखो तो गरीब लोगों में क्या होता है, गरीब लोगों के पास ज्यादा दिमाग तो होता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं होते बेचारे। अब वो क्या कौन इतने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करवाएगा? बैंक में जाओ, मैनेजर से बात करो, बात भी करनी नहीं आती ठीक से उन्हें। ठीक है, क्या क्या बात करेंगे, फिर वो कुछ बोलेगा। ठीक है ना, तो लोन मिलने में बेटा टाइम लग जाता है बहुत। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए ना जो गरीब लोग होते हैं बेचारे क्या कर लेते हैं, वो अनौपचारिक जो सेक्टर है इस पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक है, ये पढ़े लिखे कम है, इनकी पहुंच थोड़ी कम होती है। आपने देखा वो जो अमीर किसान होते हैं उन्हें तो लोन बहुत जल्दी मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पहुंच होती है उतनी। ठीक है, ये सारे जो कारण है इन सब चीजों पे डिपेंड करते हैं। ऐसे लोगों को अनौपचारिक सेक्टर की शरण में जाना पड़ता है। तो भाई ऐसे लोग जो होते हैं मजबूरी में कहां जाते हैं? अनौपचारिक जो सेक्टर होते हैं इनकी शरण में जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में क्या क्या है, इसका थोड़ा माजरा देख लेते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ये क्या है भाई, ये काफी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये अभी नया है, अभी प्रचलन में आया है। इस प्रकार में क्या होता है भाई, इस प्रकार के ग्रुप में लोगों का एक छोटा सा समूह होता है, जैसे 15 से 20 लोग। तो होता है क्या भाई इसमें, जैसे मान लो 15 से 20 लोग होते हैं, 15 से 20 लोग मिनिमम इतने तो होने चाहिए। अब क्या होता है भाई, ये लोग क्या करेंगे, ये पैसा इकट्ठा करना शुरू करेंगे। ये क्या करेंगे, ये पैसा इकट्ठा करना शुरू करेंगे। मान लो 15-20 लोगों ने जो है किसी ने 50,000 दिया, किसी ने 80,000 दिए, किसी ने 20,000 दिए, किसी ने 40,000 दिए। तो ऐसे करके पैसा इकट्ठा करेंगे। अब मान के चलो इनके एक पूल होता है इनका, उसमें पैसा डालते रहते हैं। अब मान लो इनके ग्रुप में किसी को भी अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसे जो पैसा है वो कम ब्याज दर पे ये लोग हैं दे देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा भाई, जब वो धीरे धीरे पैसा चुकाने लगेगा फिर क्या होगा, फिर से एक नया पूल बनाएंगे। ठीक है, और वो क्या होगा, वो इंसान धीरे धीरे जो है कर्ज चुकाता रहेगा अपने कम ब्याज दरों पे। तो ऐसे जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करते हैं। क्या करते हैं भैया, ये अपना पूरे ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप में क्या होता है भाई, पैसों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जब पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो इनके ग्रुप में किसी को भी पैसे की जरूरत होती है तो क्या होता है भाई, तो ये क्या करते हैं, उसे पैसे उठा के दे देते हैं। जब उसे पैसे उठा के दे देंगे उस पर क्या लगाते हैं, ब्याज लगाते हैं, ब्याज लेते हैं। और ब्याज जो होता है बेटा बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे बैंक ले रही होती है उतना ही ब्याज जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटा। ठीक है ना, जैसे 15 से 20 सदस्य, सभी सदस्य अपने जमा किए हुए पैसों को इकट्ठा करते हैं। जो भी सदस्य होते हैं, जितनी भी उन पर धनराशि होती है उसे इकट्ठा करते हैं। उस जमा रकम में से किसी भी सदस्य को छोटी राशि का कर्ज दिया जाता है। मान के चलो पूरा जो टोटल राशि है वो है 10 लाख इकट्ठा कर लिया। अब किसी भी एक ग्रुप का जो मेंबर है उसे 3 लाख रुपए की जरूरत है, तो इस धनराशि में से 3 लाख रुपए जो है उसे कम ब्याज पे जो है दे दिए जाएंगे। ठीक है, फिर वह सेल्फ हेल्प ग्रुप उस राशि पर ब्याज लेता है। तो भैया होता क्या, फायदा क्या होता है इन्हें, मान के चलो 3 लाख रुपए पे वो जो साहूकार था वो करीबन 40% ब्याज ले रहा था। अब ये 3 लाख रुपए पे सिर्फ कितना लेंगे, 10%, 8%, तो कम ब्याज दर पे जो है इन्हें लोन दे दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से कर्ज के सिस्टम को माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं। मतलब थोड़ा सा फाइनेंस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को कर्जा दे रहे हो, फाइनेंस पैसे से रिलेटेड होता है। तो जब आप थोड़ा सा कर्जा दे रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो फाइनेंशियली, तो हम क्या बोल देते हैं, उसे हम माइक्रो फाइनेंस बोल देते हैं। ठीक है ना, चलिए तो बात करूं, सबसे पहले बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक ने माइक्रो फाइनेंस की परिपाटी शुरू की थी। तो सबसे पहले एग्जाम में प्रश्न भी आ सकता है। तो सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप जो माइक्रो फाइनेंस है, ये कॉन्सेप्ट किसने शुरू किया था, तो यहां पे भाई मैं बात करूं बांग्लादेश।
बांग्लादेश ने जो है बेटा ये सबसे पहले सिस्टम शुरू किया था। ठीक है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस ने इस दिशा में काफी काम किया और गरीबों की मदद भी की। तो भैया इससे क्या होता है, भैया इससे गरीबों की मदद भी तो होती है, जैसे पैसे की जरूरत है। और इस सिस्टम में क्या होता है, सबसे चीज ये होती है कि इस सिस्टम में डिफॉल्ट के जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को जानते हो, पर्सनली जानते हो, उनसे मिलते हो आप, तो आप लोगों को जानते होते हो, आपको भरोसा हो जाता है। तो इस केस में जो होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मैं बात करूं तो यहाँ पे धोखाधड़ी के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप उन्हें पर्सनली जानते होते हो और जिसे पैसे की जरूरत होती है उसे पैसे दे दिए जाते हैं, थोड़ा बहुत ब्याज लिया जाता है उनसे। तो ऐसे करके जो है ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो काम करते हैं। ठीक है, चलिए, उनके प्रयासों के लिए उन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो भैया 2006 में की बात करूं मैं तो उन्हें नोबेल प्राइज से जो है सम्मानित भी किया गया था। ठीक है ना, चलिए अब बात कर लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक कर्जदाताओं को, अब देखो यहां पे देखो, अब यहां पे क्या हुआ भाई, इससे फायदा क्या हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप से फायदा क्या हुआ सबसे पहले, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अनौपचारिक कर्जदाताओं के प्रकोप को काफी हद तक कम किया है। पहले क्या था भैया, जो साहूकार हैं, बड़े बड़े जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं, इन पे जो है निर्भर हैं कर्जा लेने के लिए, ये ज्यादा ब्याज ले रहे हैं। तो भैया इसके प्रकोप को जो है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कम कर दिया है। अब जो लोग हैं आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, साठ गांठ कर लेते हैं, पैसा जमा करते हैं, जिससे जरूरत है उसे दे दिए जाते हैं, उससे थोड़ा बहुत ब्याज ले लिया जाता है। ठीक है ना, आज भारत में कई बड़ी कंपनियां सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रेशर दे रही है। तो यहाँ पे होता क्या भाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो भारत की सरकार और कई जो कंपनियां जो हैं बेटा वो भी प्रमोट कर रही हैं इन्हें। ठीक है ना, तो इनसे क्या भाई, इनसे आप बोल सकते हो जो किसान थे, गरीब किसान जो अनौपचारिक साधनों पे निर्भर थे, उनसे क्या हुआ भैया, उनसे भैया उन्हें छुटकारा मिला है इन सब चीजों से। अब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से ले लेते हैं या फिर बैंक से ले लेते हैं। अब तो कई ये तो 2003 की बात है बेटा। ठीक है ना, अब तो क्या हम 2022 में है, 2023 आने वाला है। ठीक है ना, तो अब क्या है, अब तो भाई बैंक ने भी कई सारे आप बोल सकते हो, कई जो अब तो किसान जो है बेसिकली जो गरीब किसान है वो भी इन सारी चीजों के बारे में जान गए हैं। अब लोन वोन कैसे लिया जाता है, तो आप बोल सकते हो अनौपचारिक जो सेक्टर है अभी थोड़ा सा कम हो गया है इसका दबदबा। पहले बहुत ज्यादा था, अब इसका जो दबदबा है ना बेटा ये बहुत ज्यादा कम हो गया है। ठीक है, तो भाई इसी के साथ जो हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको पैसे के जो अलग अलग मतलब हैं वो पता चले होंगे। अब तक आप पैसा यूज कर रहे थे, वो जो पैसा है आपके हाथ में कागज वाला, लेकिन आपको और भी जो मतलब है वो पता चल गए होंगे। ठीक है ना, आई होप आपको जो पूरा चैप्टर है वो भी बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, आप अगली क्लास में जो है हम किसी एक नए चैप्टर का क्या कर लेंगे, वन शॉट कर लेंगे। रिक्वेस्ट है आपसे पूरा रिवाइज करिएगा इस चैप्टर को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।